नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास चलेगी यहाँ पे हिंदी शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न चलेंगे, जो कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर रखे गए हैं 2015 के। याद रखिएगा 2015 के 15 सितंबर के जितने भी मॉडल पेपर थे उन सभी को करा दिया जाएगा और हर एक प्रश्न को आप लोगों को समझते हुए चलना है। तो आज ही जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर चले और जितना भी अभ्यास करेंगे आप लोग उतना ही आप लोगों की सीट के लिए बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो बता दें कि हर एक प्रश्न आप लोगों को समझते हुए चलना है और हर एक प्रश्न को यहाँ पे व्याख्या के साथ रखा गया है, उत्तर के साथ। तो आज ये जल्दी से, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं, तो एक बार फिर शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और हर एक प्रश्न को समझते हुए चलिएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे निर्धारित करेगा 120 नंबर लाने का हमेशा प्रयास करिएगा। अपना टारगेट ही 120 रखिएगा सीटेट में, ताकि कितना भी कम होके तो 100 से ऊपर ही पहुंचे। तो चलिए आज जल्दी से सभी लोग आ जाइए जी। यहाँ पे 15 प्रश्न आज मॉडल पेपर के रखे गए हैं हिंदी से संबंधित पेडागोजी, जिसमें से आप लोगों को 13 प्रश्न यहाँ पे सही करने हैं। तो चलिए अपना टारगेट याद रखिएगा, 13 प्लस सही करना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है, और सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य की बात किया है। तो पहला कह रहा है कि भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है कि भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। और तीसरा करा है कि भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। और चौथा करा है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी प्रीवियस के मॉडल पेपर चल रहे हैं हिंदी के, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। यहाँ पे कहा है कि भाषाई कौशल यानी भाषा को सीखने में, देखिए भाषा सहजतापूर्वक दो प्रकार से सीखा जा सकता है। एक आप प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं, एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में आपका यहाँ पे आ जाएगा जो अर्जन आ जाएगा, और जो प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं वो आपका अधिगम आ जाएगा। अधिगम जो होता है, भाषा अधिगम जो होता है वो आप विद्यालय में सीखते हैं, लेकिन जो अर्जन होता है वो स्वतः ही आप सीख लेते हैं चलते चलते। तो यहाँ पे पूछा है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर होगा भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। जी राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे पहले का दूसरा। आगे बढ़ते हैं इसके उत्तर पे, देख लेते हैं ताकि एक भी मतभेद आपका न रहे प्रश्नों पे, इसीलिए उत्तर भी साथ में चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा है कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना न सूचना प्रदान करना नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को भाषा कौशल श्रवण पठन लेखन मौखिक अभिव्यक्ति लेखन में दक्ष बनाना है। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। देखिए क्रम का मतलब क्या होता है, व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, आपका नियम से चलता है, और नियम जो आपका चलेगा कैसे चलेगा, एक क्रम में चलेगा। पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय ये सब आपका क्या चलेगा, एक साथ क्रम में चलेंगे। तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा हमारे यहाँ पे क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला करा है कि बच्चों की बातचीत को धैर्य से सुनना, दूसरा करा है कि प्रश्नों के उत्तर पूछना, तीसरा करा है कि अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, और चौथा करा है कि किसी विषय पर चर्चा करना। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए जी। यहाँ पे देखिए कहा क्या है कि मौखिक भाषा यानी यहाँ पे मौखिक भाषा की बात किया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा जो दूसरा, ठीक है। प्रश्न पूछने के उत्तर, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर पूछना ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, याद रखिएगा। और चलिए उत्तर देख लेते हैं इसके, क्या दिया है उत्तर में। जी राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ही गया है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए विकल्प द्वारा प्रश्नों के उत्तर पूछना अन्य विकल्पों से बेहतर है। यानी देखिए बहुत ही अच्छा सटीक आपका उत्तर होगा कि आप प्रश्न पूछना, यही सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, और सभी लोग कमेंट फास्ट करिए, और जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। देखिए तीसरा हमारा क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए टारगेट आपका होना चाहिए 120 प्लस, तभी आप क्या करते हैं स्कोर 100 प्लस कर सकते हैं। आपका टारगेट आगे, यानी देखिए कभी भी सोच रखिए ऊंचा रखिए, तभी आप वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्या कहा है, तीसरा हमारा ये कहा है कि भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी भाषा विकास यानी भाषा के सीखने के क्रम में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला करा है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, और यहाँ पे दूसरा करा है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, और तीसरा करा है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, और चौथा करा है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे कहा क्या है कि भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं की बात किया है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कौन सा नहीं है। कह रहा है बड़ों के संपर्क में भाषा विकास तीव्र, देखिए अपने वयस्कों से, समवयस्कों और वयस्कों से बड़े या बड़े और अपने से साथ में अगर भाषा
आदान प्रदान हो रहा है तो आप अच्छे से सीख सकते हैं, तो ये भी सही है। भाषा विकास सापेक्ष, ये भी सही है, आप स्वतः ही पर्यावरण में सीख लेते हैं अर्जन के माध्यम से, और अधिगम के माध्यम से विद्यालय में भी सीख सकते हैं, ये भी सही है। और कह रहा है प्रारंभिक भाषाई परिवेश समृद्धता भाषाई विकास पर सहायक होती है, एकदम राइट आंसर। वातावरण जैसा रहेगा, माहौल रहेगा, वैसा ही बालक प्रारंभिक स्तर पर सीखेगा, तो यहाँ पे तीसरा भी सही है। अब बचा हमारा चौथा, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। देखिए निरपेक्ष न होकर सापेक्ष होता है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके उत्तर पे। उत्तर देखिए क्या कहा है हमारा कि भाषा विकास यहाँ पे व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है, क्योंकि बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, यानी अलग अलग तरीके से सीख सकता है बालक। और यहाँ पे कहा है कि विकास, जो कह रहा है कि भाषा विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जा सकता है। अनुकरण, वातावरण, शारीरिक और यहाँ पे सामाजिक। देखिए क्या कहा है, वातावरण, जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका माहौल कैसा है, शारीरिक, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, यहाँ पे सामाजिक, यानी अगर अगले परिवेश में जा रहे हैं, जहाँ पर आप जा रहे हैं सीखने के लिए, वो कैसा है, आवश्यक विशेष भूमिका निभाती है, इसलिए भाषा विकास सापेक्ष होता है, एकदम राइट है, हमारा डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न भी सबसे महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसे आप गलत मत करिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, लेकिन उससे पहले कर देंगे कि जल्दी से लाइक कर दीजिए, इतने लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे, एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग फिर से। देखिए चौथा हमारा कह रहा है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो पहला करा है द्विभाषा, यहाँ पे तीसरा करा है यहाँ पे अप्रत्यक्ष विधि, और यहाँ पे तीसरा करा है कि प्रत्यक्ष विधि, और यहाँ पे चौथा करा है कि अनुवाद विधि। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या जाएगा, कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ पे देखिए कहा क्या है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ, यहाँ पे देखिए मध्यस्थ बिना, यानी उसके साथ, उसके जुड़े बिना क्या करता है, यहाँ पे दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो यहाँ पे कहा है कि द्विभाषा, क्या द्विभाषी होगी, देखिए द्विभाषा क्या होती है, एक मातृभाषा होती है, ठीक है, एक मातृभाषा होती है, एक आपकी बाहरी भाषा है, वातावरण में जो बोली जाती है। जैसे क्या है कि आप हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हिंदी बोल रहे हैं और आगे जाके आप अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपकी दो मिलके क्या हुई, दो भाषा हो गई। यहाँ पे अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष की विधि का मतलब होता है जो आपके सामने है नहीं फिर भी आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष विधि जो वस्तु आपके सामने है या फिर उसका प्रयोग करके आप सीख रहे हैं। अनुवाद विधि की बात कर रहा है, यानी आप जानते हैं अनुवाद विधि में क्या होता है कि एक दूसरे से क्या होता है, पूछ कर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए चौथे का। जी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा प्रत्यक्ष विधि, किसके साथ जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देख सकते हैं तो देख कर अगर पढ़ेंगे क्या होता है कि आपको आपकी मातृभाषा पता है लेकिन अंग्रेजी आपको नहीं है, ठीक है, तो आप अगर अंग्रेजी नहीं आ रहे लेकिन आप उसको देख लिए, ठीक है, 4 लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं उसे, आप देख लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से कि ये अंग्रेजी है, ठीक है, जो इंग्लिश में लिखा जाता है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लिखा जाता है और इसे ही आप अपने मातृभाषा में अंग्रेजी देख लिए, ठीक है, तो आपको इसका ज्ञान हो गया कि ये क्या है, अंग्रेजी, यानी प्रत्यक्ष रूप से देखकर आप उसको सीख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसके उत्तर क्या कहा है, भाषा सीखने के प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, जबकि अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। अनुवाद विधि क्या होती है कि जो आप, अनुवाद क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब आप कोई सीख रहे हैं कारण, ठीक है, और आपकी ही भाषा में उसे बताना, ये आपकी यहाँ पे अनुवाद विधि होगी। जैसे व्याख्या देते हैं आप किसी चीज का तो बालक जिसमें सहजतापूर्वक सीख सकता है उसी में देते हैं, लेकिन जो उसे बिना मध्यस्थता बनाए हुए सिखा दे वो आपकी क्या होती है कि प्रत्यक्ष विधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5वें प्रश्न पे देखते हैं, 5वां क्या कर रहा है। 5वां भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। याद रखिएगा 2015 के मॉडल पेपर चल रहे हैं हिंदी के, याद रखिएगा हिंदी के मॉडल पेपर चल रहे हैं 2015 के, तो गलत मत करिए एक भी। यहाँ पे पैडागोजी अब गलत कर देंगे तो वहां पर आपका एक नंबर कट भी सकता है। देखिए 5वां हमारा ये करा कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी भाषा अर्जन। देखिए अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है कि देखिए जब आप विद्यालय में जाते हैं तो वो भाषा अर्जन नहीं होता, भाषा अधिगम होता है। विद्यालय में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो भाषा अधिगम है, हम इस समय पढ़ा रहे हैं आपको, ये आपका भाषा अर्जन है। लेकिन आप जाते जाते रास्ते में ही स्वतः ही सीख लेते हैं, कोई भाषा देख कर ही सीख लेते हैं, वो आपका स्वतः, यानी किसी भी उद्देश्य के लिए न सीखा गया ज्ञान ही आपका अर्जन कहलाता है, ठीक है। और वही ज्ञान पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर आप नए काम को करते हैं तो वो आपका पूर्व ज्ञान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है भाषा अर्जन, यानी चलते चलते सीख लेना, अर्जन स्वतः ही सीखा जाता है आपसे बिना किसी उद्देश्य के। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखिए पहला करा है कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। दूसरा करा है कि भाषा अर्जन में अप्रत्यक्ष विधि बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना चाहिए। और तीसरा करा है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। और चौथा करा है कि भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 5वें का। जी इसका राइट आंसर जाएगा, एकदम करेक्ट जाएगा। यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार ये कह सकते हैं आप। यहाँ पे नाम चोम्स्की, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है, नाम चोम्स्की, चोम्स्की महोदय ने दिया था।
चोम्स्की महोदय ने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था कि बालक स्वतः ही जन्मजात प्रवृत्तियां पाई जाती हैं भाषा सीखने की, ठीक है। बस केवल क्या आता है, उसे वातावरण में उसे एक सही क्रम दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर गया था हमारे यहाँ पे पहले के साथ गया था, और इसका उत्तर भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति मांग भाषा के अर्जन के विशेष भूमिका निभाती है। यानी जो आप सीख चुके हैं बिना किसी उद्देश्य का, उसे उद्देश्य में जोड़ देना। तो राइट आंसर यहाँ पे गया था हमारे यहाँ पे पहले के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा हमारा क्या करा। और लास्ट में आप लोगों को कल के उत्तर भी रखे गए हैं, याद रखिएगा। अपना उत्तर देख कर ही लास्ट तक जाइएगा और आज के भी कमेंट करिएगा आप लोग उत्तर के लिए। उन्हीं लोगों का रखा गया है जिन लोगों ने उत्तर दिया था। छठे का हमारा करा पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। क्या नहीं है? पहला करा सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, और चौथा करा कि भाषा का विस्तार करना। तो यहाँ पे आप लोगों को सीधे नजर आ रहा है यहाँ पे क्या है, याद करवाना। क्या याद करवाना मतलब कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण की बात करा है, रटने की बात करा है, जो कि हमारा गलत होगा और यही आपका उत्तर भी होगा। बालकों को क्या करना है, याद नहीं करवाना है, वरन उनका विकास करना, सृजनात्मकता का अवसर प्रदान करना ताकि अपने भाषा में सहजतापूर्वक सीख सकें। विस्तार करना यानी व्याख्या के रूप में उन्हें समझाना कि आप देखिए ये कार्य कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके उत्तर पे। देखिए इसका उत्तर क्या करा कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य सृजनात्मकता का विकास करना तथा छात्र के अभिव्यक्ति कौशल में भी वृद्धि करना। अभ्यास द्वारा लिखी हुई बातों को जितना अधिक दोहराया जाएगा उतना ही अधिक देर तक याद रहेगा। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना इसका उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां क्या करा। और आपके जो 9 बजे क्लास चलेगी उसमें भी उत्तर के साथ ही प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर चलेंगे। वहाँ पर भी आप लोग अपनी संख्या बढ़ाए रखिएगा। और यहाँ पे देखिए सातवां ये करा है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहली और दूसरी कक्षा में कला को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? पहला करा है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, दूसरा करा है हमारा बच्चों के लेखन की परिपक्वता लाना, और यहाँ पे तीसरी करा है कि बच्चों की रचनात्मकता का विकास, और चौथा करा है कि चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए जी, जल्दी से बताइए। यहाँ पे जी, यहाँ पे देखिए पहली और दूसरी कक्षा में जो बालक रहेगा वो लिख नहीं पाता है, ठीक से, ठीक है, वो क्या कहता है, लिख नहीं पाता। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा उद्देश्य नहीं है। तो दूसरा हमारा राइट आंसर होगा बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। यहाँ पे पहली और दूसरी कक्षा में लेखन कार्य की जो परिपक्वता है बालक में नहीं आ सकती, उसका गुण जो विकास होता है 3, 4, 5 से क्रम शुरू होता है, ठीक है, एकीकृत जहाँ से शिक्षा शुरू होती है वहां से। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा आया है हमारा एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके उत्तर पे देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या कहा है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर ये कहा पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही यहाँ पे कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना नहीं, इसका अर्थ है लेखन में परिपक्वता एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। तो राइट आंसर गया था हमारे यहाँ पे किसके साथ गया था, दूसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे जी, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग लाइक ही कर दीजिए, कुछ जाएगा नहीं लाइक करने में, ठीक है। और शेयर तो लास्ट में आप लोग कर ही देते हैं, तो एक बार फिर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 8वां के क्या करा है, 8वां प्रश्न हमारा ये करा है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो कैसे होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं पहला करा है यहाँ पे बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना, और दूसरा करा है कि केवल पाठ से ही संबंधित हो, और यहाँ पे तीसरा करा है कि पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, और यहाँ पे चौथा करा हमारा सरल भाषा वाले हो। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या जाएगा, जल्दी यहाँ पे बताइए। गतिविधियां हो, देखिए यहाँ पे केवल शब्द लाया है, गलत है। पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, ये भी गलत है। भाषा सरल वाले हो, भाषा सरल हो या फिर चाहे जैसी हो, बालक को रुचिकर लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे पहले के साथ गया था, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे पहला। जितने लोगों का पहला एकदम राइट आंसर है, इसके उत्तर देख लेते हैं। उत्तर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कुछ प्रश्न पे मतभेद हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए उत्तर रखा जाएगा साथ में, ताकि आप लोगों का पूरा एकदम जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता चले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां होने चाहिए जिससे बच्चों को स्वयं कुछ करने और यहाँ पे सीखने का अवसर मिले और अर्जित ज्ञान को मजबूती मिले जो अस्थायी हो। यानी कुछ करेंगे, देखिए अवसर मिलेंगे तो बालक खुद से करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप कर लेंगे तो उनका ज्ञान जो होगा अस्थायी होगा। यानी प्रत्यक्ष रूप से करके सीखना ही ज्ञान को अस्थायी बनाता है। तो यहाँ पे 9वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। भाषा के यहाँ पे कहा कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमारा पहला, जल्दी से कमेंट करिए इसका। पहला करा है कि खेल भाषा का विस्तार देते हैं, दूसरा करा हमारा कि खेल में आनंद आता है,
तीसरा करा है हमारा कि खेल में शारीरिक विकास होता है, और चौथा करा है यहाँ पे कि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए क्या कहा है, महत्वपूर्ण स्थान देता है खेल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए, फास्ट कमेंट करिए इसका 9वें का। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, एकदम राइट आंसर है हमारा। क्या है राइट आंसर एकदम हमारा है यहाँ पे। इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग कि इसका उत्तर क्या कह रहा है। इसका उत्तर देखिए ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल में भाषा सिखाने से भाषा का निरस्ता छात्रों के मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। यानी देखिए खेल में आनंद रुचि लेंगे, और रुचि लेते समय क्या करेंगे, खेल सकते हैं। खेल विधि में छात्र सिद्धांतों का हृदय गमन यानी दिल से सीखते हैं, यानी एकदम केंद्रित करके सीखते हैं। खेल में शब्द विभेद, लिंग, भाषा, वचन सबको सिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, और सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, फिर से करें, लाइक कर दीजिए, कमेंट फास्ट करिए सभी लोग, ठीक है, सभी लोग कमेंट फास्ट करिए, जितने लोग हैं सभी लोग यहाँ पे प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस से आप लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो बस आप लोग देखिए प्रश्नों का और उत्तर दीजिए इसका, बस हम समझाने का कार्य करेंगे। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे। देखिए अब बात ये पड़ता है, कितने लोगों को नहीं पता कि सतत क्या होता है, व्यापक क्या होता है। सतत का कार्य कहाँ होता है, जब आप पाठ पढ़ा रहे हो उसी समय मूल्यांकन कर लेना बालक का, ये आपका सतत हो गया। लेकिन पाठ को खत्म कर लेना, खत्म करने के बाद उस जितने भी पाठ है, जितना भी पूरा सब्जेक्ट था, उस पे आप क्या करें, उनका मूल्यांकन करें, ये आपका व्यापक होगा। यानी पाठ के शुरू में, यानी पाठ के चलते समय ही मूल्यांकन करना सतत कहलाएगा, यानी लगातार। सतत भी होता है लगातार, एक चैप्टर खत्म हुआ आप उसका मूल्यांकन कर लिए। व्यापक होता है एक चैप्टर पूरा खत्म हो गया, फिर इसके बाद उसका मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करने के बाद उसका अंकन कर देना। करते समय सर्वोपरि क्या है, पहला करा है कि लिखित प्रश्न पत्र, दूसरा करा है कि पाठ से देखकर सुलेख लिखना, और यहाँ पे करा है तीसरा कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, और यहाँ पे तीसरा का चौथा करा है कि कठिन शब्दों का श्रुतलेख, यानी श्रुतलेख का मतलब सुनकर लिखना, भाषा प्रयोग यानी भाषा का प्रयोग करना, सुलेख मतलब नकल लिखना, प्रश्न पत्र लिखना। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा, जी एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, किसके साथ जाएगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा, विभिन्न संदर्भों में नहीं, अलग अलग तरीके से उसका संदर्भ में क्या करना, हर एक शब्द का अर्थ को एकदम अच्छे से लिखते जाना। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे यहाँ पे, तीसरा एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है। इसका आंसर ये कह रहा है, सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य सीखने वाले की भाषा की रचना और एक रूपता की समझ का आकलन, इसे विभिन्न संदर्भों में उपयोग की क्षमता और उससे संदर्भपरक पहलू को परखने समझने की क्षमता का भी आकलन करता है, जिससे हमें सीखने वाले की वास्तविकता का स्थिति का पता चलता है। तो राइट आंसर गया था हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। 11 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 का क्या कर रहा है, और लास्ट में आप लोगों के उत्तर भी रखे गए हैं। 15 प्रश्न के बाद आपके उत्तर चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। पहला देखिए कह रहा है हमारा यहाँ पे बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, और यहाँ पे दूसरा करा है हमारा क्या कि पाठ पुस्तक, और तीसरा करा है हमारा यहाँ पे औपचारिक पत्र, चौथा करा है हमारा आतंकवाद पर आधारित निबंध। तो राइट आंसर ये देखिए, ये प्रश्न लगातार आए हैं 3 बार, कितनी बार आए हैं, 3 बार सीटेट में आए, तो इसे गलत मत करिएगा। इसका राइट आंसर जो जाएगा 11 का पहले के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, यानी बालक से संबंधित जितने भी आपकी बालक से संबंधित जितनी भी होगी संवादात्मक, यानी वो उनको विस्तार देना, क्या अपसारी चिंतन। इस पे बालक अपने मतों के अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा, लिखेगा, अपनी जो उसकी तर्क क्षमता है, जितनी बौद्धिक क्षमता है उसे लिखेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की संवादात्मक मतलब बोलकर, ठीक है, बोलना और उस कहानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। छात्र कहानियों में अधिक रुचि लेते हैं, इसलिए उन्हें शिक्षाप्रद कहानी यानी बोलकर उनके बाल कलात्मक जो भी संवादात्मक कहानी है उसके माध्यम से उन्हें पढ़ाना और अवसर प्रदान करना, ताकि वो भी उस पर कौशल अपना विकसित कर सकें। यानी जैसे राजा रानी की कहानियां सुना रहे हैं तो उनसे भी कहें आप भी इसे कोई मत दें। बालक से पूछेंगे कि अगर आप राजा होते तो क्या करते हैं, यानी प्रजा होते तो क्या करते हैं, मंत्री होते तो क्या, तो बालक अपना अपना क्या करेगा, तर्क प्रस्तुत करेगा सभी, तो अवसर मिलेगा अपने बातों को कहने का। तो यहाँ पे 12वां का देख लेते हैं। 12 का क्या करा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा कैसी होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी। दूसरा करा है कि बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। तीसरा करा है कि मानक रूप लिए होती है, और यहाँ पे चौथा करा है कि सरल होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका 12 का। जी, भाषाई पूंजी में क्या होते हैं, अपने
निपुण होते हैं। जब भी बालक क्या होता है, देखिए परिवेश में, देखिए बालक जब भी प्रवेश करेगा 5 से 6 वर्ष के 7 वर्ष के बाद ही प्रवेश करता है विद्यालय में, ठीक है। तो क्या करेगा, 5 से 6 वर्ष क्या होता है कि सहजतापूर्वक अपने परिवार में रहता है, अपने परिवेश में रहता है, तो वहाँ पर वो भाषा सीख कर जाता है विद्यालय में, न कि वहाँ पे भाषा सिखाई जाती है। बस उसको एक क्रम निर्धारित किया जाता है कि आपको ऐसे सीखना है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आइए इसके उत्तर को देख लेते हैं, क्या कर रहा है उत्तर। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों, यहाँ पे स्तर पर बच्चों की घर की भाषा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। बच्चे की भाषाएं पूंजी होती है, इसलिए बच्चों को समृद्ध भाषा पर, जो भाषा सीख चुके हैं बालक, उसी में उनको ज्ञान प्राप्त कराना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 13वें प्रश्न पे 13 का देखते हैं क्या करा कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह का उद्देश्य क्या होता है। गृह कार्य का क्या उद्देश्य है। पहला करा है कि अभिभावकों को प्रसन्न करना, दूसरा करा है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, तीसरा करा है कि कापियां भरवाना, चौथा करा है कि सीखने को विस्तार देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी बहुत ही फास्ट कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 13 का, जल्दी से कमेंट करिए। जी सीखने का विस्तार, जहां पर विस्तार होगा पूर्ण विकास होगा, संपूर्ण विकास शामिल हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे चौथा जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके उत्तर पे। इसका उत्तर करा है कि सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का विशेष स्थान होता है, क्योंकि विद्यालय के कुछ क्षण सीखे गए पर्याप्त नहीं होते हैं। यह स्वयं अध्ययन की आदत विकसित करने के साथ साथ छात्र की यहाँ पे उन्नति की सुनिश्चित करता है। गृह कार्य विद्यालय में अर्जित ज्ञान को घर पर दोहराने का अवसर प्रदान करता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का देखिए क्या कह रहा है कि भाषा सीखने में मातृभाषा व्याघात होती है। कैसा होती है, पूर्ण रूप से होती है, नहीं होती है, होता है, आंशिक रूप से होता है। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा है कि जो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात कैसा होता है, होता है। बालक बहुत ही भाषा जो होता है, देखिए मातृभाषा में बालक लैस होते हैं, तो विद्यालय में जो भी उनको भाषा सिखाने का कार्य होता है तो उनकी ही भाषा में सिखाने का कार्य होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे भाषा सिखाने में मातृभाषा का व्याघात होता है। यहाँ पे 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, और जितने लोग आंसर देंगे उन्हीं लोगों का कमेंट में नाम रखा जाएगा कल के, ठीक है। कल के जब क्लास चलेगी लाइव, उसमें आप लोगों के नाम रखे जाएंगे, लेकिन जो लोग इसका उत्तर देंगे उन्हीं लोगों का। 15 का देखिए क्या करा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं की बात क्या है, याद रखिएगा। पहला करा है त्रुटियां अस्थायी होती हैं, दूसरा करा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, और तीसरा करा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, और यहाँ पे चौथा करा है कि त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो इसका राइट आंसर कहाँ देंगे, आप लोग कमेंट में देंगे। और देखिए प्रश्न ऐसे ही आते हैं सीटेट में, आप लोगों ने देख लिया कि मॉडल पेपर कैसे 2 बार से मॉडल पेपर चल रहा है, आप लोग देख ही रहेंगे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो बस ऐसा ही आएगा, हार्ड पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं है, जो है बस वही पढ़िए। तीसरा होगा, चौथा होगा। तो इसका आंसर कहाँ देंगे, आप लोग कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, और सभी लोग देंगे। कौन देंगे, सभी लोग, ठीक है। तो 9 बजे भी आप लोग क्लास में आइएगा। 9 बजे आपको चलेगी प्रीवियस 2015 के मॉडल पेपर चलेंगे वहां पर भी, लेकिन वहां पे 30 प्रश्न रखे गए हैं। कितने प्रश्न है, 30 प्रश्न वहां पे हैं, और अपनी उपयोगिता सुनिश्चित करिएगा। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस बार तो आपको क्या करना है, ये देखिए टैग लगा हुआ है, इसे आप लोगों को फॉलो करना है। लक्ष्य केवल शिक्षक भर्ती होना चाहिए। 120 प्लस करना है। कितना करना है, 120 प्लस करना है। और 9 बजे आप लोग की क्लास चलेगी यहाँ पे CDP की, जो कि प्रीवियस के मॉडल पेपर चलेंगे। 30 प्रश्न रखे गए हैं, याद रखिएगा कितने प्रश्न रखे गए हैं, 30 प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए बता दें कि कल के उत्तर आप लोगों के कितने लोगों के सही हुए थे। राहुल जयगवार का यहाँ पे देखिए 21 का तीसरा आया था, जो कि राइट आंसर था। यहाँ पे 21 का, यहाँ पे सोनी कुमारी जी का भी 21 का तीसरा आया था, जो कि राइट आंसर था, ठीक है। यहाँ पे देखिए राधा साहू जी का भी आया है, तीसरा आया है, जो कि राइट आंसर है। पूजा जी का भी यहाँ पे 21 का तीसरा है, एकदम राइट आंसर है। पूजा यादव जी का भी यहाँ पे आया है। यहाँ पे देखिए पूजा दूसरी यादव जी का है, यहाँ पे 21 का तीसरा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दीक्षा सिंह का भी 21 का पहला आया है, जो कि गलत है, ठीक है। आपका गलत है, एक बार प्रश्न देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, जो कि गलत आपका है। यहाँ पे राइट आंसर जो गया था तीसरे के साथ गया था। यहाँ पे देखिए वैष्णव जी का भी आ गया है 21 का तीसरा, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पिंकी सिंह का भी देखिए 21 का आया है तीसरा, जो कि राइट आंसर है। सरिता जी का भी 21 का तीसरा आया है, एकदम राइट आंसर है। यहाँ पे उमेश पटेल जी का भी आ गया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने 21 में से 19 सही किए हैं। कितना सही किए हैं, 19। और आप लोगों ने आज 15 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, उसका भी आंसर दे दीजिए। मीरा यादव जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 21 में से 19 सही किया है। वेस्ट घाट, यानी यहाँ पे कितने घाट कौन से स्थिति में पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए वेस्ट घाट लिख दिया है इन्होंने, एकदम राइट लिखा है, तीसरा होगा। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का यहाँ पे देखिए आ गया है 21 का तीसरा, जो कि राइट आंसर है। 19 का डी होगा, क्योंकि प्राइमरी क्लास में यहाँ पे उत्कृष्ट जी एकदम राइट है आपका, वही तो हमने बताया था, एकदम राइट आंसर होगा आपका। पूनम, यहाँ पे पूनम जी का भी आ गया है। यहाँ पे पूनम अंकिता का भी आ गया है। सर एक क्लास SST पे चला देंगे। पहले क्या करिए आप लोग CTET की जो
आपकी डेट है वो भी आने वाली है, तो उस पर आप लोग पहले तैयारी कर लीजिए, फिर इसके बाद सभी पे चलेंगे। तो ये आर्यन साहू जी का भी 21 का तीसरा आया है, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीरज यादव जी का भी 18 का आया है चौथा, जो कि यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे 21 का इनका भी सही है, और 11 का भी इनका नीरज यादव जी का भी सही है एकदम, 11 का भी इनका चौथा एकदम, नीरज 21 का तीसरा है एकदम राइट आंसर इनका है। ठीक है, 21 का तीसरा है एकदम राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विनीता जी का 21 में 21 सही हुआ है, और यहाँ पे आशी पटेल, यहाँ पे आशिफ पटेल जी का भी आया है किसका तीसरा, जो कि राइट आंसर है। नीरज जी का भी आ गया है, 19 का आया है इनका चौथा, जो कि सही है। राहुल सोनकर शुक्ला जी का भी यहाँ पे छठे का आया है चौथा, छठे का चौथा आया है, जो कि यहाँ पे 21 का आपको बताना है तीसरा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 21 में 19 सही हुआ है। देखिए काजल कुशवाहा जी का भी, यहाँ पे कौशिक जी का, काजल, यहाँ पे काजल कौशिक जी का भी यहाँ पे 19 में से देखिए यहाँ पे ये 21 में से इन्होंने कितना सही किया है, 19 सही किया है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा इनका। यहाँ पे नीरज यादव जी का 15 का यह है एकदम राइट आंसर है। सोनी जी का 21 में 21 सही है, बहुत अच्छा कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को एकदम सोल्व किया। अतुल जी का भी देखिए आ गया है 4 का ए, जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे विपनेश कुमार जी का भी आ गया है, यहाँ पे मकड़ी होगा, जी हाँ मकड़ी होगा, गलती से लग गया था, हमने फिर 9 बजे की क्लास में सही कर दिया था उसे। ठीक है, मकड़ी ही होगा वहाँ पे, ठीक है, बर्रा नहीं होगा। और यहाँ प्रीति जी का भी 13, 21 में से 13 सही हुआ। देखिए स्कोर बढ़ाइए आप, ठीक, कम से कम 15 पार करिए। और यहाँ पे देखिए नीरज यादव जी का 17 का ये यहाँ पे आया है, 3 आया है नीरज जी का, इन्होंने पूरा ही लिख दिया है। यहाँ पे 21 का पूछा गया था, तो यहाँ पे विनीता जी का नाइस क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे नीरज यादव जी का भी आ गया है। और बता दें कि उमेश जी का सर फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर कर, देखिए वो क्लियर हो गया है, उसे 9 बजे क्लियर कर दिए थे हम कल ही, वो गलती से लग गया था। ठीक है, उस पर नहीं, हमने नहीं देखा था, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छा स्कोर दिया वहाँ पे एकदम। आप लोगों ने मकड़ी कहा था, जो कि राइट आंसर था, हमने बर्रा का दिया था। ठीक है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए नीरज जी का 4 आया है, उत्तर 20 का उत्तर 4 होगा, एकदम राइट आंसर है जी। कमलेश गंगवार जी आपका एकदम राइट आंसर है, 20 का 4। और नीरज जी का 7 आया है, और आरती जी का 21 का पश्चिम घाट, एकदम राइट आंसर है, 21 का पश्चिम घाट होगा। ठीक है, 2 प्रश्न गलत नहीं, 2 को नहीं गलत है, 1 ही गलत था। ठीक है, मकड़ी वाला। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अंजू मिश्रा जी का थैंक यू सर, आपको भी। और यहाँ पे नीरज जी का आ गया है एकदम, इन्होंने पूरा ही कमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे विपुष कुमार जी का भी आपने फर्स्ट गलत कर, हाँ जी, एक गलत हुआ था मकड़ी वाला। फिर बता दें कि आज की क्लास आप लोग कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा, और 15 का उत्तर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। तो रात में आप लोगों की चलेगी 30 प्रश्न चलेंगे, वो भी ऐसे ही चलेंगे व्याख्या के साथ, एक भी डाउट ना रह जाए, इसलिए व्याख्या साथ में चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 9 बजे अपनी जो स्थिति है 9 बजे रात में, याद रखिएगा 9 बजे रात में अपनी स्थिति ज़्यादा करिएगा और ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, 15 का उत्तर भी दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।